हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम फिर आपके साथ हैं चर्चा करने के लिए मौर्य साम्राज्य और उसकी आर्थिक व्यवस्था। किसी भी साम्राज्य की जो मेरुदंड है वहां की आर्थिक व्यवस्था होती है। किसी भी साम्राज्य का जो संगठनात्मक ढांचा है उसको मजबूती देने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। धन सबसे महत्वपूर्ण है। हर राज्य की यह कोशिश होती है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत रखे और प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए अधिकारियों को वेतनाद भी देना होता है, सैनिकों को वेतन देना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो धन है वो महत्वपूर्ण है। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था कृषि। लोगों के जीवन का आधार कृषि था। विशेष रूप से लोग खेतिहर थे, अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी। दूसरे वो लोग थे जो पशु चारण करते थे, पशुपालकों से जो आय प्राप्त होती थी। तीसरी आय का स्रोत था जो व्यापार और वाणिज्य। तो राज्य को जो आय के स्रोत थे वो 3 स्रोत थे। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि के ऊपर, पशुचारकों से मिलने वाले कर के ऊपर, व्यापार और वाणिज्य के ऊपर, इन 3 चीजों पर निर्भर करता था। चूंकि अधिकांश जनसंख्या कृषि करती थी तो आय का प्रधान स्रोत कृषि था। कृषि से भू राजस्व के रूप में जो आय प्राप्त होती थी, दूसरा सिंचाई कर के रूप में। अभी हम करों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे तो विस्तार से बतलाएंगे। तो कृषि से 2 प्रकार से कर प्राप्त होते थे, एक तो भू राजस्व के रूप में और दूसरा सिंचाई कर के रूप में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कृषि किस प्रकार से की जाती थी, कृषि से इतना आय कैसे प्राप्त होती थी। मौर्य काल, जिसका समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, इस समय तक आते आते भारत में लोहे का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा और लोहे के प्रयोग ने कृषि यंत्र, चूंकि लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे के प्रयोग से कृषि यंत्रों का विकास हुआ। हल, हाशिया, कुदाल, फावड़े, इस प्रकार के जो कृषि यंत्र थे वो लोहे के बने। लोहे के कृषि यंत्र बनने से जंगल जमीन को साफ किया गया। खेती का जो क्षेत्रफल था, कृषि क्षेत्र, उसको विस्तारित किया गया। लोहे के प्रयोग से कृषि यंत्र बने, कृषि का विस्तार हुआ। बंजर भूमि जो थी उसको भी कृषि योग्य बनाने का प्रयास हुआ। पूर्व वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि जो दास होते थे उनको बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्य में नियोजित किया गया था। तो जंगल को काट करके खेती का विस्तार किया गया, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। तरह तरह के कृषि यंत्र बन गए। फलस्वरूप खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, चूंकि गंगा यमुना का मैदान है, उत्तरी मैदान, तो भौगोलिक क्षेत्र ऐसा था जहां 2 फसलों की खेती हो सकती थी। वर्षा वाला भाग था, पर्याप्त वर्षा होती थी, उर्वर जमीन थी, तो विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती थी। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में जिन फसलों का उल्लेख है, गेहूं, जौ, चावल, तिल, मसूर, गन्ना, इस प्रकार की जो फसलें होती थी, चना, साग सब्जियां,
तो इस प्रकार की जो फसलें पैदा की जाती थी वो उर्वर जमीन होने और पर्याप्त जल की व्यवस्था होने से अच्छी मात्रा में कृषि होती थी, 2 फसलें हो जाती थी। तो इन प्रकार की जो फसलों की खेती करने वाले किसान थे उनसे भू राजस्व की वसूली आसानी से हो जाती थी। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, वर्षा कम होती थी तो उसकी पूर्ण सिंचाई से कर ली जाती थी। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की सिंचाई का उल्लेख है। एक तो हाथ से पानी को उलीच करके हाथ से सिंचाई, जल स्रोतों के पास पानी उलीच करके हो जाती थी, नहर बना करके हो जाती थी, कुओं से होती थी, नहर से, कुएं से, और कंधे पर घड़े को रख करके पानी ढो करके, छोटे क्षेत्र में पानी ढो करके भी सिंचाई की व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि हाथ से सिंचाई होती थी, कंधे पर पानी के घड़े को ढो करके सिंचाई की जाती थी, कुएं और नहर के साथ साथ तालाब। बड़ी दिलचस्प बात है, नहर और तालाब से पानी की निकासी कैसे होती थी, इसके लिए कुछ मशीनों का प्रयोग किया गया था। रहट की व्यवस्था थी, इससे पानी को निकाला जाता था। और मौर्य काल में देखिए कितनी वैज्ञानिक व्यवस्था थी कि उस समय राज्य की ओर से यह प्रबंध था कि नदियों का पानी नहरों तक पहुंचे, जिससे कि खेती की सिंचाई हो सके। इसकी व्यवस्था करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था जो ये देखता था कि नदियों का पानी नहरों तक पहुंचे, कोई रास्ते में उसे अवरोधित ना करे। तो इस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन की ओर से सुनिश्चित थी। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की आवश्यकता होती थी, पर्याप्त मात्रा में उनको पानी मिल जाता था, इसलिए कृषि अधिक से अधिक भाग पर की गई। जो जमीन थी, जमीन 4 प्रकार की थी। ऐसी भूमि जो जिस पर खेती होती थी, खेती योग्य जमीन, उसको कृष्ट कहते थे। ऐसी जमीन अकृष्ट जो खेती योग्य नहीं थी, कृषि योग्य नहीं, ऐसी अकृष्ट भूमि। तीसरी अस्थल भूमि, जो ऊंची भूमि हो, टीला। और चौथी प्रकार की जमीन थी आदेय मात्रक। आदेय मात्रक अर्थात ऐसी भूमि जिस पर बिना सिंचाई के भी अच्छी फसल हो सकती थी, ऐसी भूमि जो बिना सिंचाई के भी कृषि योग्य होती थी। तो जमीन मुख्य रूप से 4 प्रकार में विभाजित थी। फिर से देख लें, ऐसी जमीन जिस पर खेती हो सकती थी, कृष्ट। ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं हो सकती थी, अकृष्ट की श्रेणी में आती थी। ऐसी भूमि जो ऊंची होती थी, ऐसे टीले, धौरे आदि, उनको स्थल के रूप में अंकित किया गया है। आदेय मात्रक वो भूमि होती थी जिस पर बिना सिंचाई के भी खेती हो जाती थी। अब जो किसान इन जमीनों पर खेती करते थे, जरा हम समझ लेते हैं कि किसानों की क्या स्थिति थी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जो कृषि थी, कृषि पर राज्य का स्वामित्व था। कृषि पर राजा का अधिकार था। सारी भूमि राजा की होती थी, भूमि पर राजा का नियंत्रण था। तो ऐसी भूमि जो राजकीय नियंत्रण में थी, राजकीय नियंत्रण वाली भूमि, इस पर खेती करने वाले लोग। दूसरी वो भूमि जो व्यक्तिगत स्वामित्व में भी थी। कुछ जमीन ऐसी थी जिसके मालिक कुछ किसान भी होते थे, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि।
राज्य की जमीन को दो भागों में बांटा गया था। एक ऐसी भूमि जिसके ऊपर राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, कुछ ऐसी भूमि जिसके ऊपर किसानों का व्यक्तिगत नियंत्रण होता था। ऐसी भूमि जो व्यक्तिगत नियंत्रण वाली भूमि होती थी, ऐसे किसान जो इस पर खेती करते थे उनको कृषक कहा जाता था। और ऐसे कृषक अपनी जमीन को अगर किसी दूसरे से खेती करवाते थे तो ऐसे किसानों को उपवास या जिनको हम काश्तकार कहते हैं, कृषक जिनकी व्यक्तिगत भूमि होती थी, अगर कोई कृषक ऐसे बड़े लैंडलॉर्ड जिनके पास ज्यादा जमीन होती थी, वो पूरी खेती स्वयं नहीं कर पाते थे तो अपनी जमीन दूसरे किसानों से करवाते थे। ऐसे किसानों को उपवास कहा जाता था या काश्तकार कहा जाता था। ऐसे किसान जो अपनी जमीन की बिक्री भी कर सकते थे उनको स्वामिन कहा जाता था। तो खेती करने के आधार पर और अधिकार के आधार पर किसानों की 3 श्रेणियां थी। जमीन की 4 श्रेणियां आपने देखी और किसानों की 3 श्रेणी, कृषक, काश्तकार, स्वामिन। स्वामिन वो किसान होते थे जो अपनी जमीन का क्रय विक्रय भी कर सकते थे। इनको अपनी जमीन को क्रय विक्रय करने का भी अधिकार था, उनको स्वामिन कहा जाता था। ओके, तो कृषि की 4 श्रेणियां, कृषकों की 3 श्रेणियां। जमीन पर प्रायः नियंत्रण राजा का होता था, राज्य की संपत्ति मानी जाती थी भूमि। कुछ जमीन ऐसी होती थी जो व्यक्तिगत स्वामित्व में भी रहती थी। अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से कर की वसूली होती थी। कृषि से कर की वसूली कैसे होती थी, कौन कौन से कर लिए जाते थे, कौन से ऐसे अधिकारी थे जो कृषि से कर की वसूली करते थे। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था में हम देख रहे थे कि जो भू राजस्व की वसूली थी वो किस प्रकार से एकत्रित की जाती थी, भू राजस्व कैसे वसूली होती थी। भू राजस्व का निर्धारण, जो भू राजस्व का निर्धारण था वो उपज के आधार पर था। जो जमीन अधिक उपजाऊ होती थी उस पर भू राजस्व ज्यादा था, अन्यथा भू राजस्व कम वसूला जाता था, जिससे कि किसानों के साथ न्याय हो सके। अब कौन कौन से कर थे जो कृषि क्षेत्र से लिए जाते थे? कृषि से प्राप्त होने वाले कर कौन थे? सीता। सीता का अर्थ होता है कृषि, सीता का अर्थ है कृषि भूमि। तो कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला कर सीता ऐसा कर था जो राजकीय भूमि पर लिया जाता था। ध्यान देना इसको। वो जमीन जो राजा के नियंत्रण में होती थी, जिसके ऊपर शासन का अधिकार होता था, उस जमीन पर जो कृषक खेती करते थे उनसे प्राप्त कर सीता कहलाता था। 2 प्रकार की जमीनें थी, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली, शासकीय स्वामित्व वाली। जो शासकीय स्वामित्व की भूमि थी, अगर उस पर कोई किसान खेती करता था तो उससे जो आय ली जाती थी, जो उससे उपज का एक हिस्सा लिया जाता था, वो सीता था। और भाग, जो व्यक्तिगत स्वामित्व की भूमि थी, जो व्यक्तिगत कृषि थी, ऐसे किसान से उपज का जो हिस्सा प्राप्त होता था उसको भाग कहते थे। यह विशेष अंतर है। एक और कर कृषि क्षेत्र से ही लिया जाता था, वली। यह भी भू राजस्व से ही संबंधित था। एक और कर लिया जाता था हिरण्य। इसे नकद के रूप में लेते थे, इसकी वसूली नकदी के रूप में होती थी। सिंचाई कर, उदक भाग।
राज्य की ओर से सिंचाई के साधनों का प्रबंध होता था और इसके लिए राज्य ऐसे किसान जो अपनी जमीन को सिंचित करते थे उनसे कर लेता था। ये कर उदक भाग कहलाता था। अब ये कर कितने अनुपात में ले जाते थे? जो सीता या भाग था वो 1/6, उपज का 6वां हिस्सा, उपज का 6वां हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाता था। उदक भाग, इसकी जो दर थी 1/3 से लेकर के 1/5, मतलब कुल उपज का तीसरा हिस्सा से लेकर के 5वें हिस्से के रूप में उदक भाग सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। ये तो खेती से लिए जाने वाले कर थे, कृषि क्षेत्र से लिए जाने वाले कर थे। और इसके अतिरिक्त और भी कर थे जो कृषि के से संबंधित ही हैं। मैंने बताया कि कृषि और दूसरा कार्य था पशुपालन का। जो ऐसे क्षेत्र है जहां खेती नहीं हो सकती थी वहां लोग पशुपालन करते थे। और मुख्य रूप से कौन से पशु पालते थे? गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, घोड़ा, इस प्रकार के पशु लोग पालते थे। और इस प्रकार के पशुओं को चरागाह पे चराते थे। तो इसके लिए जो चरागाह का प्रयोग करते थे, इसके लिए उन्हें कर देना होता था और उसका अधिकारी होता था ब्रजभूमिक। चरागाह के लिए एक शब्द अर्थशास्त्र में ब्रज भी आया है। ब्रज का अर्थ वो भूमि जिस पर पशु चरने के कार्य में प्रयोग में लेते हैं। ऐसा अधिकारी ब्रजभूमिक होता था। वो ब्रजभूमिक पशुपालकों से कर वसूलता था। इसी प्रकार जो कृषि से कर वसूल करने वाला अधिकारी था उसे कहते थे सीताध्यक्ष। सीता मीन्स कृषि, कृषि विभाग का जो प्रभारी था सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अधिकारी सीताध्यक्ष, चरागाह का अधिकारी ब्रजभूमिक। तो ब्रजभूमिक भी इस प्रकार कर वसूलता था। अब कृषि से आय प्राप्त हो गई, पशुपालकों से आय प्राप्त हो गई। जो तीसरा क्षेत्र बचता है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार व वाणिज्य क्षेत्र से कैसे आय प्राप्त होती थी, कौन कौन से व्यापार थे, किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, कहां से किया जाता था, इसे हम विस्तार से देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और व्यापार वाणिज्य के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।